मुझे नहीं पता सर आप क्या कहेंगे, आपने बहुत समाज को संरक्षित और सुधारने का बीड़ा उठाया ही है। पूछूंगी क्या ये जिम्मेदारी भी लेंगे आप भविष्य में? नहीं, वैसी प्रतिभा श्वेता हम लोगों के पास नहीं है जो इस तरह के इमेजिनरी चीज़ों को कर सकें या उसे बेहतर ढंग से उन विजुअल्स को लोगों के सामने रख सकें। जो लोग सिनेमा से जुड़े हुए लोग हैं, इस फील्ड के विशेषज्ञ लोग हैं, निश्चय ही उनकी बड़ी कृपा होगी कि वो ऐसी चीज़ों को हमारे बच्चों के सामने, समाज के सामने रखें, सही कंटेंट को रखें, जिससे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी बढ़े, ग्राउंड रियलिटी को वो जांचें, अच्छे से समझें, सनक का शिकार ना हो। ये दायित्व है, जिम्मेदारी है, और ये उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। सही है, क्योंकि हमने देखा है जो चलचित्र में एक बार शुरू होता है वो मतलब सेकंड्स में करोड़ों तक पहुंच। यदि हम इन चीज़ों के प्रति एक घृणा का भाव पैदा करें बच्चों के मन में और इनकी गलतियों की, इनकी खामियों को उजागर करें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा, पर हम नहीं कर पा रहे हैं। वो हमें करना चाहिए। उस तरह के गेम्स बने, उस तरह के ऐप बने, जो हमारे ऐतिहासिक चरित्र हैं उन महानायकों के जीवन के आधार पर इस तरह के चीज़ें हमारे सामने आए, समाज के सामने आए, तो ये एक बहुत बड़ा उपकार होगा। क्योंकि मतलब आजकल की जो युवा है ना, युवा पीढ़ी, वो ज़्यादा कहीं हद तक मतलब इन्हीं चीज़ों से प्रेरित होती है। श्वेता, कठोपनिषद का प्रशिक्षण, नचिकेता आचार्य यम का संवाद, यदि हम बहुत बेहतर ढंग से विजुअल्स के माध्यम से अपने बच्चों के समक्ष रखने में कामयाब हो जाएं, लेकिन मेहनत के साथ, उस पर उतना ही खर्चा हो, उतनी ही मेहनत हो, उतने ही एवं लोग उसके साथ जुड़ें, तो आप उसके माध्यम से भारत के पूरे आध्यात्मिक दर्शन को बच्चों के सामने रख देंगे। और देखो ना, पुराने लोगों ने संवाद कहाँ से उठाया। नचिकेता बच्चों के प्रशिक्षण पर कितना ध्यान है। मैं आपको ध्यान देने के लिए कहूँगा ये बात जी। उपनिषद आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ठीक है, और उस आध्यात्मिक ग्रंथ में जो मेन कैरेक्टर है नचिकेता जी, वो बालक है। वाह, मतलब वो बालक है, ट्रेनिंग वो कोई बचपन में 80 शुरू साल हो का, रही है। 60 साल का बुजुर्ग नहीं है, बालक है। और वो बालक जिस तरह की जिज्ञासाएं कर रहा है, सवाल कर रहा है, तो ऋषियों के दिमाग में ये चीज़ बहुत स्पष्ट है ना कि ये सवाल बनता है। बालक की फाउंडेशन जहाँ विकसित हो रही है, जहाँ उसकी फाउंडेशन बन रही है, वहाँ से यदि वो उन सवालों के साथ चलना शुरू करता है तो वो कितना जिज्ञासु मन होगा, कितना तार्किक मन होगा, वो समाज का कितना भला कर पाएगा। वो सवाल, वो 3 सवाल, 3 वरदान के रूप में 3 सवाल मांगता है, और श्वेता अपने सवालों पर वो बालक कितना अडिग है। जब वो तीसरा सवाल पूछता है तो आचार्य यम नचिकेता को कई तरह के प्रलोभन देते हैं। ये ले ले, ये ले ले, उम्र लंबी ले ले, अनंत काल तक भोग ले ले, भोग सामर्थ्य ले ले, सब कुछ ले ले। नचिकेता कहाँ पर अड़ा खड़ा है। कुछ कुछ भाव उसका ये है कि आचार्य, मेरे सवाल का जवाब आता है तो दो, नहीं आता है तो बोलो, मुझे नहीं आता, मैं किसी और से पूछ लूँगा। माने चाहिए तो मुझे किसी प्रलोभन के सामने अपने सवाल को सरेंडर नहीं करूँगा। ये अडिगता उपनिषद के आचार्य की, ऋषि की कल्पना है हमारे बालक में हो। वो 10, 12, 13 वर्ष का बालक है, आप समझ जी। तो ये बहुत बड़ा प्रसंग है, और हमें अपने बच्चों को यदि उस पूरे आख्यान को हम, पूरे संवाद को हम पिक्चराइज कर दें तो आप समझिए हम कितना बड़ा उपकार कर सकेंगे। लोगों ने कोशिश की है, लेकिन ना उनके पास संसाधन हैं, ना उनके पास यंत्र हैं उस तरह के। यदि इसमें बहुत बेहतरीन मस्तिष्क आगे आए, इसे नए ढंग से, क्रिएटिव माइंड, और वो बहुत नए ढंग से पूरी तकनीक का सहारा लेकर के इस प्रसंग को बनाएं, उठाएं, तो हमारे बच्चों का कितना प्रशिक्षण होगा। मुझे ऐसा उम्मीद है कि
कोई ना कोई तो बैठा होगा चलचित्र बनाने वाला, या कोई डायरेक्टर किस्म का कोई दर्शक अगर हमारा बैठा हो तो इसकी पहल ज़रूर करें। और मैं सर आपसे ये निवेदन करूंगी कि आप भविष्य में कभी एक पॉडकास्ट ये यम और नचिकेता के संवाद को और डिटेलिंग के साथ, सरलता के साथ दर्शकों तक ज़रूर रखें। कितने ही कैरेक्टर हैं, कितने ही वीर बालक हैं। अभिमन्यु का हम उठाएं, लव कुश के हम उठाएं, ध्रुव का हम उठाएं, कितने ही बच्चे हैं। राम है, गुरु गोविंद सिंह उनके साहिबजादे हैं, उनके जीवन पर हम इस तरह के प्रसंग उठाएं तो हमारे बच्चों का कितना ही भला होगा। धीरे सही पर होने लगेगा। ठीक है सर, अगला प्रश्न कोटा से एक युवा दर्शक का है। बड़ी अच्छी सी जिज्ञासा है उनके मन की कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए हमको किस समय सबसे अधिक अध्ययन करना चाहिए और क्या बुद्धि को बढ़ाया जा सकता है? मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, तो ये मेरे पास कोई इस तरह के औषध भेषज की जानकारी तो नहीं है कि उसको खा करके बुद्धि का विकास होगा। लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है, प्राय लोगों के पास बुद्धि अच्छी ही है। अच्छा, सबके पास? सबके पास। उसके लिए हमें एकाग्रता की आवश्यकता है। जितनी जितनी हमारी एकाग्रता बढ़ती है उतना उतना हमारा बौद्धिक स्तर, हमारी मेमोरी, ग्रास्पिंग बड़ी होती जाती है। काम करने की आवश्यकता है एकाग्रता पर। जिस तरह के डिस्ट्रैक्शंस हमारे जीवन में खड़े हैं, बच्चे के सामने खड़े हैं, उनसे बच्चे को दूर करने की ज़रूरत है। हमारी व्यवस्था, हमारा घरों का वातावरण, हमारी निगरानी, हमारी पेरेंटिंग ये काम नहीं कर पा रही है। उसके लिए जो जरूरी चीज़ें हैं, योग, प्राणायाम, स्वाध्याय, ये आप एकाग्रता बढ़ाने के लिए कह रहे हैं? एकाग्रता बढ़ाने के लिए। ओके। क्योंकि एकाग्रता बढ़ाएगी बौद्धिक स्तर को। ओके। एकाग्रता पर बढ़ाने के लिए जो काम करने की आवश्यकता है वो वातावरण हमारे घरों में नहीं है, हमारे संस्थानों में नहीं है। कई तरह की विकृतियां हैं, कई तरह की उलझनें हैं, कई तरह की बहिर्मुखी प्रवृत्तियां हैं, डिस्ट्रैक्शंस। उन डिस्ट्रैक्शंस को तोड़ने की ज़रूरत है। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? योग, प्राणायाम और ध्यान ये अनुभूत प्रक्रिया है, ऋषियों की अनुभूत प्रक्रिया है। हमें अपने बच्चों को थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग का अभ्यास कराना ही चाहिए। हमें योग के संपर्क में अपने बच्चों को लाना ही चाहिए। सूर्य नमस्कार का अभ्यास हमें अपने बच्चों को कराना ही चाहिए। आस्तिकता का भाव हमें अपने बच्चों को देना ही चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हम गायत्री के संपर्क में अपने बच्चों को लेकर के आएं। इसे पिछड़ापन मत माने। इसे श्वेता बहुत आधुनिक माता पिता बहुत पिछड़ापन मान लेते हैं। लेकिन जब हम अपने बच्चों को एकाग्रता का प्रशिक्षण देते हैं ना, तो किसी ना किसी ख्याल पड़ते तो उनके मन को टिकाना पड़ेगा ना जी। वो ख्याल क्या हो? वो ख्याल ये प्रार्थना ही हो, हे प्रभु मेरे मन को, मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में प्रेरित करो। तो आप गायत्री से मतलब आपका है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बालक जब अपने से संवाद करता है, हे भगवान मेरी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग में, श्रेष्ठ कर्मों में, श्रेष्ठ आचरण में, श्रेष्ठ विचारों में लगा करके रख, तो वह अपने आप को तैयार कर रहा होता है कि मैंने श्रेष्ठ की तरफ जाना है। और ये अभ्यास खत्म हो गया। जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तो प्राय हमें इस बात को कहा जाता था और लगभग वो हमारे जीवन का क्रम भी बन गई, अभ्यास भी बन गई। और वो अभ्यास था कि हम जब भी सोएं, हम गायत्री का जाप करते करते सो जाएं। जब हम बिस्तर पर जाते हैं, हमारा मन बवाल काट देता है। बढ़ती उम्र में तमाम तरह के दुनियावी विचार, कामुकता के विचार, वासना के विचार, लोभ के विचार, घृणा के विचार, ग्रुपिज्म के विचार बालक के मन में चढ़ने लगते हैं। और उनसे दूर करने का हमारे पास साधन कुछ नहीं है। क्यों नहीं है?
क्योंकि हमारे बालकों की दिनचर्या विकृत है श्वेता। गुरुकुल का एक जो परिवेश है वो एक नियत दिनचर्या के साथ चलता है। उस नियत दिनचर्या के साथ चलते हुए हमारे बच्चे समय से सोते हैं, समय से जागते हैं, समय से खेलते हैं। और मैंने पहले भी आपसे कहा है, गुरुकुल दर्शन का एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि हमारा बच्चा बिस्तर पर जाते ही सो जाए। वो इतना थके, इतना थक कर बिस्तर पर जाए कि उसे मिनट 2 मिनट में नींद आ जाए। हमारे बच्चे सारा दिन पड़े सो रहे हैं, सारी रात जाग रहे हैं, दिनचर्या उनकी है नहीं। और जब दिनचर्या उनके पास नहीं है, ना समय से सोना है, न समय से जागना, न समय से खाना है, तो उनका पूरा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब है। सही। और ऐसे में बच्चे यदि बहुत अचीव भी कर लेंगे तो उस अचीव किए हुए के साथ भी वो सुख के साथ तो कम से कम नहीं रहने वाले हैं। तो बुद्धि को बढ़ाने के लिए एकाग्रता बढ़ाएं, और एकाग्रता को बढ़ाने के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान, स्वाध्याय और दिनचर्या, इन 5 चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। सब कुछ ही आ गया, लाइफ ही आ गई। इन पर काम करने की जरूरत है, और गुरुकुल इन पर काम करते हैं। इसलिए बच्चों का बॉडी क्लॉक ठीक है। बच्चे की बुद्धि यहीं से विकसित होगी, उसकी एकाग्रता बढ़ेगी तो एकदम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इस बच्चे ने ये भी लिखा है कि किस समय करें अध्ययन का, सही समय, बेटर समय कौन सा है? प्रातःकाल। प्रातःकाल से मतलब? प्रातःकाल से मतलब भोर में उठे। 4 बजे बालक को उठना ही चाहिए। ये तो असंभव जैसा सा नहीं है। हम उठते रहे हैं। आज गुरुकुलों में लाखों बच्चे उठते ही हैं श्वेता। ओके। लाखों बच्चे उठते हैं। किसान के बालक उठते हैं। सही है। खेतों में अपने जानवरों के लिए, अपने पशुओं के लिए, गाय भैंसों बैलों के लिए, ऊँटों के लिए चारा लेने जाते हैं, खेतों में पानी देने जाते हैं। ये हमारी दिनचर्या का हिस्सा रही है। शायद इसीलिए गांव के लोग स्वस्थ हैं। श्वेता, मुझे ध्यान है, मेरी परवरिश गांव में हुई है, और मैंने 4 साढ़े 4 बजे के बाद घर में कभी किसी को सोते नहीं देखा। चहल पहल हो जाती थी, और शाम को 7 बजे शटडाउन हो जाता था। अच्छा। लॉकडाउन लग जाता था। अरे वाह। गांव में लॉकडाउन लग जाता था। या तो लोग अपनी चौपाल पर बैठे हैं, ये बातचीत कर रहे हैं, परिवार साथ साथ बैठे हैं, खाना पीना सूर्य की रोशनी में लगभग संपन्न हो चुका है। 7 बजे से पहले पहले खाना खत्म, सब कुछ खत्म, और उसके बाद बैठिए, संवाद करिए, समय से सोइए, प्रातःकाल समय से जागिए। हमारे श्रद्धेय राज्यपाल जी आचार्य देवव्रत जी लगातार इस बात को कहते हैं कि हम अपनी 90% बीमारियों को अपनी दिनचर्या से ठीक कर सकते हैं। ओके। विकृत दिनचर्या के, खराब दिनचर्या के कारण 90% बीमारियां तो हमने जबरदस्ती पकड़ रखी हैं। तो इसलिए प्रकृति के साथ चलना, प्रकृति के साथ जीना। तो 4 बजे प्रातःकाल बच्चे उठें, थोड़ा सा योग करें, प्राणायाम करें, स्नान करें, और उसके बाद पढ़ने बैठें। प्रातः 3 घंटे पढ़ें, और दिन में वो 6 घंटे पढ़ें, 8 घंटे पढ़ें, बराबर ही होता है, लेकिन एकाग्रता से पढ़ें। ठीक है। तो ये जो युवा दर्शक थे कोटा से, इनके लिए ये बहुत बड़ा सूत्र है कि प्रातः भोर में उठें और रात को इसी के साथ जल्दी सोएं। ठीक है। अगला प्रश्न है सर, बहुत ही हमारी क्या कहते हैं, प्रबुद्ध दर्शिका हैं मीनाक्षी जी। उन्होंने 3-4 प्रश्न लिखे थे, जिसमें से 2 हमने गवर्नर सर के साथ लिए थे, प्राकृतिक कृषि और स्वास्थ्य के ऊपर। उनका अगला प्रश्न ये है कि मैं अपने बच्चे में धर्म के प्रति रुचि कैसे बढ़ाऊं? बच्चा अनुकरण से सीखता है, उपदेश से नहीं सीखता। अच्छा। ज़्यादातर माता पिता गलती यहाँ करते हैं कि वो बच्चे को उपदेश से सिखाना चाहते हैं। वो बच्चे को कहेंगे बेटा मोबाइल छोड़ दो, टीवी बंद करो, किताब लो और होमवर्क करो, और खुद क्या कर रहे होते हैं? रील स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो ये तो सामने प्रत्यक्ष उदाहरण बैठा है। तो ये संभव नहीं है। यदि आपको ये बताना है कि आपका बच्चा पढ़े, तो आप क्या काम करें? आप मोबाइल छोड़ें, आप टीवी छोड़ें, आप बच्चे को मत कहें, आप किताब लेकर के बैठ जाएं, बच्चे के साथ ही बैठ जाएं। एक बार बच्चा टीवी के स्क्रीन को देखेगा, दूसरी बार आपको देखेगा, फिर टीवी स्क्रीन देखेगा, फिर आपको देखेगा। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बच्चे को लग जाएगा कि तू गलत कर रहा है। आप आंख मत उठाइए। आपको मज़ा नहीं भी आ रहा है तो फर्जी रूप से पन्ने ही पलटिए। अच्छा।
और जब आप पढ़ना शुरू करेंगी, पहले दिन शायद आपका बच्चा 20 मिनट तक टीवी पर चिपका रहे, दूसरे दिन ये समय कम होगा, तीसरे दिन और कम होगा, और चौथे दिन वो टीवी ऑन ही नहीं होगा। यदि आप ये सिखाना चाहते हैं कि आपका बच्चा शाम को टीवी छोड़े, मोबाइल छोड़े, किताब के साथ बैठे पढ़े, तो माता और पिता को किताब के साथ बैठना होगा, इसका लाभ होगा, उनका स्वाध्याय हो जाएगा। सही है। उनके जीवन की बहुत सारी उलझनें खत्म होंगी। वो फिलॉसफी पढ़ें, वो समाज शास्त्र की बेहतरीन किताबें पढ़ें, वेद दर्शन उपनिषद पढ़ें, तो उनको भी अपने जीवन में लाभ होगा, गंदगी से उनके विचार भी दूर होंगे, और बच्चे को डायरेक्ट लाभ ये होगा कि उसकी दिनचर्या स्वतः बन जाएंगी। आप सुबह उठाना चाहते हैं, आप अलार्म लगा करके ये मत कहिए ले बेटे मैं सो लूँ और तू उठ ले और पढ़ ले। हाँ, सही है। नहीं, इसका तो उदाहरण सर मैं साझा करूं आपके साथ। जरूर। हमारे गुरुकुल में एक छोटी सी बच्ची है, एक मैडम आए थे नए, 3 साल की बच्ची। जब वो आई बहुत इंट्रोवर्ट थी, बात ही नहीं करती थी, बोलती ही नहीं थी। मैं जब भी उसके सामने जाती थी, मैं 2 मिनट उसके सामने खड़े होकर नमस्ते मिठास, और मैं रोज़ करती थी। आज वो 6 महीना बीत गया और अब ये समय आ गया है। पहले उसने कभी मुंह नहीं खोला, रादर मैं 3 बार भी विश करती थी, वो कभी रिप्लाई नहीं करती थी। आज इतना अच्छा लगता है, मैं उसके दूर से भी कहीं उसको जाती दिखूंगी, वो पीछे से आवाज़ लगाएगी, श्वेता मैम नमस्ते। तो 3 साल का बच्चा। अब ये आपने करके सिखाया। जी हाँ। गुरुकुल की पद्धति करके सिखाने की है। जी। यदि माता पिता घर में आचार्य की भूमिका ले लें और वो करके सिखाएं तो बच्चा सीख लेगा। गलती हमसे यहाँ हो रही है कि हम उपदेश से, आदेश से करवाना चाह रहे हैं और वो कभी नहीं होगा। सही, वो कभी नहीं होगा। ठीक है सर, अगला एक और प्रश्न है विपुल जी का, ज्योति सर से। वो कह रहे हैं कि गुरुकुल के विद्यार्थी को आप वर्तमान जगत के साथ खड़ा करने के लिए और अधिक टेक्निकली साउंड बनाने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि बाहरी जगत से अपडेट और अपग्रेड रखने के लिए क्या कुछ नया कर रहे हैं? श्वेता, गुरुकुल परिसर में हमारा प्रबंधन सभी बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए जरूरी जितने भी उपकरण हैं, जो तकनीक हैं, भाषाई विशेषज्ञता है, उन सब को उपलब्ध करवाता है, उन सब का प्रशिक्षण देता है। गुरुकुल परिसर में आपको बहुत उन्नत प्रयोगशालाएं मिलेंगी, बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, बेहतरीन इक्विपमेंट मिलेंगे, कंप्यूटर लैब्स बहुत शानदार मिलेंगी, स्पेस लैब गुरुकुलों में बननी शुरू हो गई हैं। AI का प्रशिक्षण नई शिक्षा नीति के तहत गुरुकुल देना शुरू कर रहे हैं। जितने हमारी पाठ्य सामग्री है, पठन पाठन में ज़रूरी उपयोगी तकनीकी उपकरण हैं, स्मार्ट बोर्ड है, वो सब गुरुकुलों में उपलब्ध है। तो जितनी भी आधुनिक शिक्षा में तकनीकी तौर पर जो उपयोग हो रहे हैं वो हम अपने बच्चों को सब दे रहे हैं। उनमें हमारे बच्चे दक्ष हैं, भाषाई तौर पर हमारे बच्चे दक्ष हैं, और इसका प्रमाण मैं आपको दे रहा हूँ। गुरुकुल के रिजल्ट्स, IIT, NIT, IIM, NDA और मेडिकल, इसमें नीट, गुरुकुल के कितने कितने बच्चे हमारे जा रहे हैं। अच्छा, आप देखिए कि अभी तक पिछले 4, 5, 6 वर्षों में गुरुकुल लगभग 70-75 प्लस ऑफिसर आर्मी को दे चुका है। अरे वाह। इसी वर्ष हमारे 20 से ज़्यादा ऑफिसर हमने इंडियन आर्म फोर्सेस को दिए हैं। अरे वाह, ग्रेट। और वहाँ भाषा कितनी मजबूत चाहिए, माइंड कितना शार्प चाहिए, लीडरशिप क्वालिटी कैसी चाहिए, क्विक डिसीजन की जो योग्यता है कितनी चाहिए। जब कोई आर्मी में ऑफिसर जाता है तो उसमें क्या देखा जाता है, विषय के साथ साथ उसकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है, तकनीकी दक्षता क्या है, भाषाई दक्षता क्या है, शारीरिक फिटनेस कैसी है, खौफ तो नहीं है उसके अंदर। और यदि एक कैंपस से 20 से ज़्यादा बच्चे वहाँ जा रहे हैं तो आप ये तो स्वतः सिद्ध है कि हमारे बच्चे भाषाई और तकनीकी तौर पर कितना दक्ष हैं। और क्योंकि वो तमाम प्रकार की परीक्षाएं पास करके जा रहे हैं तो वो बाहरी समाज में घटने वाली सभी घटनाओं से अपडेटेड भी हैं।
क्लियर है जी। 2 बातें हो गई। लेकिन हम प्रोटेक्शन किससे करते हैं? इस नई तकनीक के साथ, इस नई जानकारी के साथ जो गंदगी बच्चों के अंदर आ रही है, तकनीक का गलत इस्तेमाल करने की जो गंदगी बच्चों को प्राप्त हो रही है। कई तरह के ऐप ऐसे हैं जिसमें बच्चे किसी का चित्र डाल करके किसी का बना देते हैं, डीप फेक के मामले हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। हमारे बच्चे उससे दूर हैं। कैसे? उससे दूर इसलिए है क्योंकि हम बहुत निगरानी के साथ उन्हें इक्विपमेंट का प्रयोग करने देते हैं। 24 घंटे हमारे बच्चे मोबाइल स्क्रॉल नहीं कर रहे क्योंकि मोबाइल उनके पास नहीं है। उन्हें दक्षता हासिल करने के लिए हमारी लैब में जाना पड़ेगा। हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाए गए जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी में, टीचर्स की मौजूदगी में वो उसका प्रयोग करेंगे और उसमें फिसलन की गुंजाइश बहुत कम है। ये पाप बच्चा अंधेरे में करता है, एकांत में करता है। हमारा बच्चा जहाँ भी जी रहा है, ना वहाँ अंधेरा है ना वहाँ एकांत है। वो समूह में जी रहा है, सबके साथ जी रहा है, निगरानी में जी रहा है, उसमें फिसलन की गुंजाइश कम है। और बच्चे को 16, 17, 18 वर्ष तक यदि हमने इस तरह के एनवायरनमेंट में रख लिया, उसके बाद उसमें फिसलन की गुंजाइश लगभग खत्म हो जाती है, क्योंकि उसका जो बेसिक है, उसका जो माइंड सेट है, उसकी जो वैचारिक संरचना है, उसकी जो वैचारिक दृढ़ता है, वो उसे फिसलने नहीं देती, बिखरने नहीं देती। ट्रेनिंग पूरी हो जाती है। ट्रेनिंग पूरी। मुझे लगता है हर अभिभावक की ये सबसे बेसिक चिंता है कि अब इस सबसे ट्रेनिंग तो देनी है, टेक्निकली साउंड तो करना है, उन्हें दक्ष तो बनाना है, लेकिन उसके जो दोष हैं उनसे कैसे बचाया जाए। तो वो आपने बता ही दिया कि आप एकांत नहीं देंगे। अंधेरा नहीं देना, एकांत नहीं देना, और अंधेरे में एकांत तो बिल्कुल ही नहीं देना। ठीक है सर, अगला एक प्रश्न है कि एक युवा दर्शक है, छोटा बच्चा है कोई, शायद लिख रहा है कि अगर हम अपनी संस्कृति को ना भी जानें और सभी मूल्यों को, गुणों को अपने जीवन में उतार लें, तो इससे क्या हानि है? क्यों जानना है संस्कृति को? अच्छा श्वेता, संस्कृति की उपयोगिता है ही ये कि वो बच्चे को मूल्यबोध कराए। बच्चा किसी ना किसी पद्धति से मूल्यबोध करेगा ही करेगा। जिस पद्धति से वो मूल्यबोध करेगा वही संस्कृति होगी। अच्छा। और वो मूल्य सांस्कृतिक मूल्य ही होंगे। हम बच्चे को क्या सिखाएंगे? हम बच्चे को ये तो सिखाएंगे ना कि माता के प्रति आस्थावान रहना है, श्रद्धावान रहना है, कृतज्ञ रहना है, पिता के प्रति बहुत कृतज्ञ रहना है, आचार्य के प्रति बहुत कृतज्ञ रहना है, समाज के लोगों के प्रति बहुत उदार रहना है, दयालु रहना है, राष्ट्र की व्यवस्थाओं के प्रति बहुत सजग रहना है, जिम्मेदार रहना है। ये सिखाएंगे ना। इनको किस पद्धति से सिखाएंगे? आप जिस भी पद्धति से सिखाएंगे वही संस्कृति है। अच्छा, तो ये दोनों एक ही चीज़ है? ये सांस्कृतिक मूल्य हैं। ओके। इन मूल्यों को सिखाने के लिए ही तो संस्कृति है। आप उसे संस्कृति नाम मत दीजिए, जो आपका जी करे वो नाम दे लीजिए, पर मूल्य ये सीख लीजिए। ओके, करेक्ट। जो नाम दर्शक देना चाहें आपके, वो नाम दे दें। इन्हीं मूल्यों को सिखाने का नाम ही संस्कृति है। संस्कृति का हस्तांतरण यही है। नहीं तो फिर भारतीय संस्कृति और अमेरिका की संस्कृति का अंतर क्यों सिखाना है? हमारी संस्कृति जो मूल्य सिखाती है वो उनकी संस्कृति नहीं सिखाएगी। जैसे? हमारी संस्कृति सिखाएगी कि ईश्वर का स्वरूप क्या है। जी। अमेरिका की संस्कृति ये नहीं बताएगी कि ईश्वर सर्वव्यापक है। हमारी संस्कृति सिखाएगी। हमारी संस्कृति जो हमारे सरोकार हैं, कर्म सिद्धांत हैं, वो सिखाएगी। गीता हमारी संस्कृति का उपदेश है। कर्म संदेश हमारी संस्कृति का उपदेश है। संबंधों में ऊंचाई हमारी संस्कृति का उपदेश है। वहाँ बालक 17 साल का होता है, 16 वर्ष का होता है, और माँ बाप के पास यदि 10-12 कमरों का घर भी है तो भी वो माता पिता से अलग होकर रहने लगता है। मेरा अमेरिका 4-5 बार जाना हुआ है। कुछ एक परिवारों में मेरा परिचय है, और वो माता पिता बहुत बड़े बड़े आलीशान घरों में रहते हैं। बच्चे उनके डाउनटाउन में रहते हैं, उनसे 5, 7, 8 किलोमीटर दूर। ऐसा नहीं है कि माता पिता के घर में जगह नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि उनके बच्चे खराब हो गए हैं, ऐसा भी नहीं है। ओके। लेकिन उनके दिमाग में एक माइंड सेट है कि अब तुम 16 वर्ष के हो गए हो, तुम्हारा जीवन अलग है, अब माता पिता के सहारे नहीं रहना है, समाज मजाक उड़ाएगा, तुम यहाँ से उठो
और अलग किराए पर जा कर के रहो। नहीं, ये मतलब सच में है ऐसा? मैंने देखा है। मतलब मैं रहना ही आपको अपने मैं ये सुनी हुई बात आपसे नहीं कह रहा हूँ श्वेता, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको ये बात कह रहा हूँ। सही है। तो अमेरिका की संस्कृति हमें ये नहीं सिखाएगी। हमारी संस्कृति क्या सिखाएगी? क्रीडन्तौ पुत्र नप्त्रिभिः मोदमानौ स्वेदमे। अपने पुत्र पौत्रों के साथ, नाते नातियों के साथ वृद्धावस्था तक खेलते कूदते अपने घर में सुखपूर्वक निवास करो। हमारे यहाँ परिवार का कंसेप्ट है, वहाँ परिवार का वो कंसेप्ट नहीं है। वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है कि फादर्स डे, मदर्स डे साल में एक बार आता है। हमारे यहाँ 365 दिन रहता है। यही हम यदि मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेदा को कर रहे हैं, हमारा उपदेश यदि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव का है, तो ये तो 365 दिन की प्रैक्टिस है। सही है। कोई एक डे में वनडे प्रोग्राम नहीं है ये कोई इवेंट नहीं है। ये हमारा जीवन का लहजा है, हमारी श्वासें हैं ये श्वेता। और जब ये हमारी श्वासें हैं, हम इन्हें रोज जी रहे हैं, तो हमारी संस्कृति और उनकी संस्कृति एक कैसे हो सकती है? बड़ा अंतर है। तो इसलिए यदि हम भारत का मूल्यबोध सिखाना चाह रहे हैं, तो जिस भी पद्धति से सिखाएंगे वो पद्धति संस्कृति ही होगी। आप उसी को संस्कृति कह लीजिए। ठीक है, ये बात मुझे भी अच्छी तरह से और समझ आ गई है। ठीक है सर, लगभग 2 अंतिम प्रश्न है ये। भावेश ठाकुर जी का हिमाचल से प्रश्न है कि आपने गुरुकुल शिक्षा को बढ़ावा देना शुरू किया है, तो ये आपसे प्रश्न है शायद। तो क्या आने वाले समय में आप प्रत्येक जिले में गुरुकुल बनाने की योजना बना रहे हैं? भावेश जी को मैं बताना चाहूँगा कि गुरुकुल परिसर संचालित करने के लिए केवल परिसर ही जरूरी नहीं है, उस माइंडसेट के लोग चाहिए। गुरुकुल एक दर्शन है और उस दर्शन के साथ बड़े हुए, उस दर्शन को जीने वाले लोग, उस माइंडसेट के लोग, उन विचारों से संपन्न लोग, वो विचार जिनके अभ्यास में, जीवन के अभ्यास में उतर गए हैं, वो लोग इसका संचालन कर सकते हैं। जो इसे कमाई का जरिया माने, जो इसे प्रतिष्ठा का जरिया माने, उनके लिए ये एक सामान्य शिक्षा संस्थान बन जाएगा। तो गुरुकुल दर्शन के अभ्यस्त लोग जितने जितने मिलते जाएंगे, उतना उतना गुरुकुलों का विस्तार होगा। निस्संदेह साधन उसमें इम्पोर्टेंट है, पर ऐसे सहयोगी साथी हैं जो साधन तो दे देंगे, पर वो साधन यदि देते भी हैं, खर्च भी करते हैं, तो उन साधनों से प्रतिदान चाहते हैं। वो साधन उनके कई गुना बढ़ें ऐसा चाहते हैं, और गुरुकुल कम से कम ये तो नहीं ही करेगा। गुरुकुल एक कर्तव्य बोध है। हमें अपनी पीढ़ी का निर्माण करना है, अपने बच्चों का निर्माण करना है, उन तक एक संदेश, ऋषियों का संदेश, आपकी ऋषि दृष्टि का संदेश ले करके जाना है। ये गुरुकुल का संकल्प है। उसके लिए जहाँ संसाधन इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस माइंडसेट के व्यक्ति हैं। जितने जितने मिलेंगे और उस विचारधारा के साथी मिलेंगे, तो निश्चय ही इसका विस्तार होगा। और तब तक, जब तक नहीं मिल पा रहे हैं, आप अपने बच्चे भेजिए हमारे को, हम गुरुकुल जीवन का उनके हिस्सा बना के हर जिले तक ज़रूर पहुंचा देंगे उन बच्चों को, यदि वो प्रवेश पाने में सफल हुए तो। अच्छा, क्योंकि श्वेता, आज गुरुकुल की प्रवेश प्रक्रिया में 700-800 रिक्त स्थानों के लिए जो इस चैन में गुरुकुल संचालित हो रहे हैं, उनमें कुल मिलाकर के 700 से 800 नए बच्चे लिए जाते हैं, और 12.5 से 13,000 बच्चे प्रवेश परीक्षा में अपीयर होते हैं। अच्छा, भावेश जी को आप आमंत्रित तो कर रही हैं, पर ये कह करके आमंत्रित करिए, बच्चा तैयार करो कि बच्चे को तैयारी कराएं, और यदि वो प्रवेश पाने में सफल हो जाता है, तो उसके बाद वो बच्चा आगे जा करके गुरुकुलों का विस्तार करे, वो गुरुकुल बन जाएगा। वो गुरुकुल बन जाए। ठीक है सर, अंतिम प्रश्न है ये, और ये सरकार से सीधा सवाल किया है सुनील कात्याल जी ने दिल्ली से। दिल्ली में सरकार के करीबी हैं, तो शायद इसलिए उनका सवाल उन्हीं से है कि सरकार गुरुकुल और संस्कृत तथा हिंदी माध्यमों को भी क्या इतना बढ़ावा दे पाएगी जितना आज अंग्रेज़ी माध्यमों से चल रहे संस्थानों को मिल रहा है, और अगर मिल भी गया तो क्या इससे हमारे विकास की गति धीमी तो नहीं हो जाएगी, भारत के विकास की गति? 2 सवाल हैं।
क्या बढ़ावा दे पाएगी इसका निर्धारण हम तो कैसे कर सकते हैं जी। लेकिन मौजूदा सरकार की जैसी प्रवृत्तियां हैं उन प्रवृत्तियों को देखते हुए एक आशा की किरण ज़रूर जागती है कि यह सरकार संस्कृत भाषा, उसमें निहित ज्ञान, भारतीय ज्ञान परंपरा को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है, संकल्पित है और उसके लिए प्रयास करती लगातार दिखाई दे रही है। नई शिक्षा नीति में संस्कृत के लिए बहुत व्यापक स्पेस पैदा किया गया है, संभावनाएं बनाई गई हैं। प्रभु की कृपा हो, सरकार का प्रयास और बढ़े, हम सरकार की नीयत पर भरोसा कर सकते हैं क्योंकि जिस दिशा में सरकार के कदम बढ़ रहे हैं उससे ऐसी आहट सुनाई पड़ तो रही है। दूसरा सवाल का उनका भाव ये था कि इससे हमारे विकास की गति बाधित तो नहीं हो जाएगी। आश्वस्त रहें, ज्ञान के आने से कभी भी विकास की गति बाधित नहीं होती है श्वेता। संस्कृत के माध्यम से भी ज्ञान की दिशा अवैज्ञानिक होने वाली नहीं है, ज़्यादा वैज्ञानिक हो जाएगी। सुनील कात्याल जी को इस बात के लिए मैं आश्वस्त करता हूँ कि संस्कृत माध्यम से यदि संस्कृति के साथ साथ टेक्नोलॉजी का, मेडिकल साइंस का ज्ञान प्रदान किया जाता है तो उससे ऐसा नहीं कि मेडिकल साइंस में लिखी गई दवाइयाँ असर करना बंद कर देंगी, ऐसा नहीं होगा। एक्चुअली उनको ऐसा लगता है शायद क्योंकि अंग्रेजी के माध्यम से मतलब एक स्पीड तो ब्रेकर क्रॉस हो ही गया। मैं फिर कहूँगा ये फिर एक औपनिवेशिक चिंतन है। रूस कैसे बढ़ा? अंग्रेजी के माध्यम से बढ़ा। कैसे बढ़ा है? उनका सारा अनुसंधान किस भाषा में है? रशियन में है, रूसी भाषा में है। उनकी सारी मेडिकल साइंस किस भाषा में है? रूसी भाषा में है। चीन किस भाषा में बढ़ा? उनकी सारी मेडिकल साइंस उनकी भाषा में है। भाषा तो माध्यम है। आप कल्पना करिए जितना जोर हमारे देश में गुलामी के दौर में हमने अंग्रेजी के लिए लगाया, उतना ही जोर यदि संस्कृत के लिए लगा होता या हिंदी के लिए लगा होता या तमिल के लिए लगा होता, तेलुगु के लिए, कन्नड़ के लिए, मलयालम के लिए, बंगला, उड़िया के लिए, पंजाबी के लिए, जो भी हिंदी के लिए, किसी भी भाषा के लिए, किसी भारतीय भाषा के लिए लगा होता तो क्या आज वो सारा ज्ञान विज्ञान उस भाषा में नहीं चल रहा होता? हम तो यही तो गुलामी की मानसिकता है। हम भाषा को बौद्धिकता का पर्याय मान बैठे। दुर्भाग्य से अंग्रेज़ों से ये वातावरण शुरू हुआ और अंग्रेज़ों की शिक्षा पद्धति में पढ़े लिखे लोग भारत के आज़ाद होने के बाद भारत के रहनुमा बन गए और उन्होंने उसी धारा को और विकसित कर दिया। 1947 में सारी व्यवस्था अंग्रेजी में चल रही थी। कितने प्रतिशत लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे से थे? कितने प्रतिशत थे? 1% भी नहीं थे। बहुत चंद 1% भी नहीं थे श्वेता। उस समय जिन दिनों 1947 में मुल्क आज़ाद हुआ, भारत की आबादी 33 करोड़ थी। अच्छा। 33 करोड़ में से 1% लोग कितने होते हैं? 30, 35, 40 लाख लोग होंगे पढ़े लिखे, अंग्रेजी पढ़े लिखे, और सारे देश को अंग्रेजी में हाँक दिया। देश भोला था, लोग भोले थे। एक शासन से मुक्त होकर के आए थे, दूसरे शासन की अपने लोगों की गुलामी स्वीकार कर ली, भाषाई गुलामी स्वीकार कर ली, उसमें बंटवारा कर लिया हमारे नेताओं ने। इन चालाकियों पर हमारा बुद्धिजीवी बात नहीं करता। और दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज देश का बुद्धिजीवी, खास तौर से विश्वविद्यालयों में बैठा वाम रुझान का बुद्धिजीवी, अंग्रेज के आने को सौभाग्य ही मानता है कि इस देश को ज्ञान की शिक्षा, हुनर की शिक्षा, तकनीकी की शिक्षा, सभ्यता की शिक्षा सब अंग्रेजी के माध्यम से मिली। भारत की भाषा में आज भी न्याय कहाँ है? एक दो प्रदेशों को छोड़ दे, न्याय कहाँ है? लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि उनके बारे में क्या फैसला कर दिया गया है। देश के प्रधानमंत्री यदि लगातार इस बात को कह रहे हैं, भाई जिसके लिए न्याय किया गया उसे पता तो लगे कि उसके बारे में क्या फैसला लिख दिया गया है। हम किसी भाषा के विरोधी नहीं हैं। हम 2 भाषाएं पढ़ते हैं, हम 100 भाषाएं पढ़ें, लेकिन एक भाषा मात्र से हम ज्ञानी होने का और दूसरी भाषा से पिछड़ जाने का खौफ खड़ा करें, ये खतरनाक प्रवृत्ति है और ये औपनिवेशिक मानसिकता है, गुलामी की मानसिकता है। सही है। तो भारत इससे पीछे नहीं जाएगा, भारत इससे आगे जाएगा। यस।
ठीक है, क्योंकि इसी से हम गुलाम बने हुए हैं। तो सुनील कात्याल जी को आप आश्वस्त कर सकती हैं। ठीक है, बाकी सभी, मुझे लगता है कि आज की सारी बातचीत से बाकी सभी दर्शक श्रोता भी, जिनके जिनके भी ये प्रश्न हमने उठाए, बाकी भी बहुत सारे प्रश्न हैं, इनको कभी किसी अग्रिम सत्र में लेंगे, वो भी बहुत आश्वस्त भी हुए होंगे और उनके संशय तो दूर हुए ही होंगे। उन्हें एक ठंडी सी सांस भी मिली होगी कि हाँ, कुछ हो सकता है, अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, और गुरुकुल और भारतीय संस्कृति के अंदर वो सारे मूल्य निहित हैं जहाँ से आपके बच्चों को एक सही दिशा मिलेगी। अग्रिम विषय के साथ फिर किसी अग्रिम अंक में मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए ऋषि दृष्टि। धन्यवाद।